दोस्तों हमारा 20 मार्च को कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो अब इसकी भी हम क्या है सब्जेक्ट की भी लगातार तैयारी करेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करा दूंगा। आपको यहाँ आपको 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ सब मैं आपको यहाँ कवर कराने वाला हूँ। ओके, बस अगर आप लोग लगातार सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जरूर जिस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की मैंने कंप्लीट तैयारी कराई है, समाजशास्त्र की भी मैं कंप्लीट आपकी तैयारी कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 अंकी वाले प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। ये पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, फिर 2 नंबर वाले प्रश्न भी मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो आएंगी, फिर 3 नंबर वाले प्रश्न भी 2 पार्ट में, 4 नंबर वाले 2 पार्ट में आएंगे। साथ ही आपको क्या वस्तुनिष्ठ भी आपको अलग से प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। और शॉर्ट्स एकदम आपको एकदम परफेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आंसर जिस टाइप से आपको पेपर में लिखना चाहिए उसी पार्ट से आंसर देने वाला हूँ। शॉर्ट आपके एकदम आंसर रहने वाले हैं। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष लिंगानुपात का अर्थ लिखिए। तो स्त्री पुरुष लिंगानुपात का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है, ये आपका क्या है स्त्री पुरुष लिंगानुपात कहलाता है। यह अनुपात जनसंख्या के लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जन्म दर एवं मृत्यु दर से क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सब सिलेक्टेड है, और आपके साथ ही प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने यहाँ कवर किए हैं। तो देखिए जन्म दर क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे जन्म हुए हैं, ये ओके वो आपका क्या है जन्म दर कहलाता है। तो एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में से कितने बच्चों की जितने बच्चों की जन्मों की संख्या है वो आपकी जन्म दर कहलाएगी। और सेम आपकी मृत्यु दर में ही आपको लिखने वाला रहने वाली परिभाषा बस क्या है, प्रति 1000 व्यक्तियों में पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या आपकी क्या है मृत्यु दर कहलाती है। क्लियर है, तो ये आपका जन्म दर मृत्यु दर इंपॉर्टेंट रहने वाला, तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ओके दोनों के बारे में अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो संयुक्त परिवार से तात्पर्य होता है एक ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति भी सामूहिक होती है तथा परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, तीज, त्योहार, पूजन आदि के सामूहिक रूप में भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जिसमें संयुक्त परिवार में आपके दादा दादी रहेंगे, चाचा चाची भी रहेंगे, मतलब सब आपके इसमें एक साथ रहते हैं। जैसे जाति की विशेषताएं लिखिए। जाति की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको आंसर दी है पेपर में सेम इसी पार से इतनी ही लाइनों में लिखना है, ज़्यादा मैंने एक भी लाइन यहाँ एक्स्ट्रा आपको नहीं दी। ओके, जिस परफेक्ट आपको सभी आंसर आपको मिलेंगे। तो अधिकांश जातियों में पेशे निश्चित होते हैं। जाति की विशेषता है कि अधिकतम जातियों के क्या पेशे एकदम निश्चित होते हैं। जैसे अगर लेकिन आज के समय में लिखना नहीं चलता है, लेकिन हम मानते ही तो हैं जैसे कोई सुनार है तो हम जानते हैं कि हाँ ये सोने का काम करता है, कोई लोहार है तो लोहे काम। इस बार से हमारी क्या अवधारणा रहती है, मानसिकता रहती है। ओके, तो ये इस बार से बताया जाए जातियों के पेशे के प्यार से निश्चित साथ रहता है। ओके, एक जाति के सदस्य जाति के बाहर का विवाह नहीं कर सकता था। ओके, ये जाति की विशेषता होती है कि अपनी अपनी जाति में विवाह करते हैं, दूसरी जाति विवाह नहीं करते थे। जैसे अस्पृश्यता का क्या है, अस्पृश्यता ये संविधान में जो शब्द है छुआछूत, तो संविधान में छुआछूत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छुआछूत को क्या बोला गया है, अस्पृश्यता बोला गया है। तो आम बोलचाल की भाषा में अस्पृश्यता को क्या छुआछूत कहते हैं। अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है जिसके अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। मतलब कामों की दृष्टि से व्यक्ति शुद्ध नहीं, लेकिन काम ऐसे करते हैं तो उनके कर्मकांडों की दृष्टि से उन्हें क्या है अशुद्ध मान लिया जाता था। इस कारण क्या है व्यक्ति को भी क्या है फिर निम्न कोटि का माने जाने लगा। तो वही आपका अस्पृश्यता या छुआछूत हो गया। जैसे धार्मिक निर्योग्यता क्या है, तो देखिए पढ़ते जाइए सुनते जाइएगा, चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी, बिल्कुल आपका कठिन नहीं रहने वाला। ये ऐसे टॉपिक हैं कि आप अधिकांश मैं बता रहा हूँ 80% आपके टॉपिक ये सब जानते होंगे, बस सुनना है एक बार आपको तो पता चल जाएगा पेपर में क्वेश्चन किस बार से आता है तो कैसे आपको लिखना है। तो धार्मिक निर्योग्यता क्या है, प्राचीन समय में उच्च एवं निम्न जातियों में बटा हुआ था। जो पूरा प्राचीन समाज है क्या उच्च जाति और निम्न जाति में बटा हुआ था। निम्न जातियों के मंदिर में जाने, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और धार्मिक संस्कार करने में पर क्या पाबंदी हुआ करती थी, क्योंकि निम्न जातियों को अप्रवृत्त अस्पृश्य यानी छुअत समझा जाता था। इसको ही धार्मिक निर्योग्यता कहते हैं। समझ गए धार्मिक निर्योग्यता क्या नहीं है, धार्मिक नियोग्यता यानी धर्म के लिए आप योग्य नहीं है, इस बार से कहा जाता था। यानी आप ना ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ना ही धार्मिक कर्मकांड कर सकते हैं, ना ही मंदिर जा सकते हैं। तो ये सब पाबंदी थी, अब के समय नहीं है, ये पहले के समय था। इसी के सिस्टम को हम धार्मिक नियोग्यता कहते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण क्या है, तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े उद्योग एक स्थान पर क्या पनप जाते हैं। क्लियर है। स्मार्ट सिटी योजना क्या है, तो स्मार्ट सिटी योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा ये आपको पॉइंट याद रखना है कि 2015 में स्मार्ट सिटी वाली योजना प्रारंभ की गई, तो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बन सकता है। संस्कृतिकरण क्या है, तो संस्कृति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
निम्न जातियों उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं का ग्रहण करके जाति संरचना में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती हैं। यानी संस्कृति के अंतर्गत क्या होता है, जो निम्न जातियां होती हैं, उच्च जातियों की जो सिस्टम होता है, तौर तरीका होता है, उन्हें अपनाने का प्रयास करती हैं और उच्च जातियों जैसा बनने का प्रयास करती हैं, इस टाइप से। ओके, जैसे आधुनिकरण की दो विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिकरण की दो विशेषता में आपका है औद्योगिकरण, दूसरा आपका नगरीकरण। ये आपके आधुनिकरण की विशेषता है। औद्योगिकरण देखिए मैंने पहले आपको बताया, औद्योगिकरण का ये आपको समझाई दिया है क्वेश्चन में। तो औद्योगिकरण का मतलब होता है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आपका, आधुनिकरण की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता औद्योगिकरण। इसमें नवीन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर समाज में उद्योगों का विस्तार किया जाता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, फलस्वरूप बड़े पैमाने की बचत का लाभ होता है। नगरीकरण में क्या होता है, औद्योगिक का यह भी परिणाम है। जिन स्थानों पर बड़े बड़े उद्योग धंधे पनपते हैं वहां काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। औद्योगिक क्षेत्र क्या है, नगरों के रूप में धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान क्या होता है। संविधान एक कानूनी किताब या दस्तावेज है जिसमें देश पर क्या है शासन करने के तरीकों या प्रणालियां लिखी हुई कि देश में किस प्रकार से शासन चलेगा, कौन शासन करेगा, किस कंडीशन में रहेगा, वो पूरा इसमें बताया जाए। उनके क्या शक्ति रहेंगी, उनके पास क्या अधिकार प्राप्त होंगे, उनके क्या अधिकार मिलेंगे, वो सबसे संविधान में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। भारत का जो लोकतंत्र उसकी क्या विशेषता है। पहला कि ये लिखित संविधान पर आधारित है जिसका उद्देश्य आम लोगों को कल्याण करना है। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी भी क्या प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा हरित क्रांति या हरित अभियान क्या है। तो हरित क्रांति क्या है, तो हरित शब्द का खेतों की हरियाली से संबंधित है, जबकि क्रांति से आवश्यक व्यापक परिवर्तन है। यानी हरियाली यानी खेतों में क्या व्यापक परिवर्तन कर दिया गया है। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या उच्च उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही जो कृषि करने की खेती करने की जो तरीका है, तौर तरीका, उसमें बदलाव करके जो खेती होती है पैदावार हो, उस पैदावार को क्या बढ़ाया जा रहा है। यही हमारी क्या हरित क्रांति कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हरित क्रांति की उपलब्धियां। तो हरित क्रांति की उपलब्धियों में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्नत बीजों का प्रयोग से वृद्धि कर हरित क्रांति के अस्तित्व में आने के पश्चात कृषि में क्या उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग में वृद्धि हो गई है। साथ ही आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग से क्या आधुनिक हरित क्रांति के आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, बुलडोजर, हार्वेस्टर आदि का विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये क्लियर है, आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाई है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों का समावेश होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब तीन प्रकार की आपकी मेन व्यवस्था है, एक पूंजीवादी है, एक समाजवादी है और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी है थोड़ा सा समाजवादी है, वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो भारत में क्या है, पूंजीवादी की जो अच्छी अच्छाइयाँ हैं, समाजवादी की अच्छाइयाँ हैं, उनका गुणों को लेकर एक नई व्यवस्था अर्थव्यवस्था अपनाई है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कामगार मजदूर कौन होते हैं, तो कामगार मजदूर वे होते हैं जो निम्न स्तरीय कार्य जैसे दक्षता, शिक्षा, निम्न आय में लगे होते हैं। ये वर्ग मुख्यतः औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था और गैर औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था और वाले शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे औद्योगिक समाज में होने वाले सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक समाज में होने वाले आपके प्रभाव कौन कौन से। पहला है श्रम विभाजन। औद्योगिकरण में समाज में श्रम विभाजन उत्पन्न हुआ है जिसमें किसी चीज का उत्पादन कई चरणों में होता है। दूसरा है यातायात के साधनों का विकास है, इसके कारण यातायात के साधन क्या विकसित हो पाए हैं। कच्चे माल को लाने तथा उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने में यह साधन क्या है विकसित हुए हैं। तो ये औद्योगिकरण के कारण ही हम कर पा रहे हैं। जैसे हड़ताल से क्या आशय होते हैं, आपने भी सुना होगा कि भैया हड़ताल है, आज बाजार बंद रहेगा। तो हड़ताल का मतलब क्या होता है। ये ऐसे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, समाजशास्त्र में ऐसे टॉपिक है कि 80% ऐसे टॉपिक है कि आप उनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। हाँ, ये हो कि अगर आपको पूछ लिया जाए कैसे लिखना तो आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन जानते उसके बारे में। तो अगर पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो सुन लेते तो आपको समझ में आ जाए कि अगर ये हड़ताल वाला टॉपिक आता है, ओके, नगरीकरण आता है, सांस्कृतिकरण आता है, तो आपको किस प्रकार से उसका आंसर लिखना है। तो हड़ताल मतलब होता है कठोर कार्य करने की दशा में कई बार मजदूर अपने मिल मालिकों के विरुद्ध एक तरीका का प्रयोग करते हैं, हड़ताल कहते हैं, ताकि उनकी मांगे मानी जा सकें। मतलब क्या होता है, जो जब भी क्या है, जब कठोर नियम लागू कर दिए जाते हैं मजदूरों पर, किसानों के मजदूरों पर, जो क्या है, जो कारखाने में काम करते हैं, तो कारखाने वाले जितने मजदूर हैं वो क्या है एक संगठित होकर जैसे काम बंद वाले हड़ताल कर देते हैं, जिससे क्या उनकी मांगे मानी जा सके। जैसे प्रतिदात्मक आंदोलन क्या होता है, प्रतिदात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना है। उदाहरण के लिए केवल एक इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को क्या बदला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन में अंतर। नहीं, सामाजिक आंदोलन के जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयत्न किया जाता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में क्या परिवर्तित होता है। सामाजिक आंदोलन कुछ विशिष्ट लक्ष्यों का और की ओर निर्देशित होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन एक सतत और निरंतर प्रक्रिया होती है।
नेक्स्ट हमारा प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? तो जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच बहुत कम अंतर रह जाने से जनसंख्या स्थिर हो जाती है, तो यह प्रतिस्थापन स्तर कहलाता है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर में ज्यादा अंतर नहीं है, इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी जनसंख्या है वो एकदम स्थिर बनी हुई है, तो ये आपका क्या है? प्रतिस्थापन स्तर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जननांगी की 2 विशेषताएं लिखी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत में जननांगी विशेषता कौन कौन सी? पहला है भारत में जनसंख्या का आकार बहुत विस्तृत है जो धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होता है। दूसरा है जनसंख्या का घनत्व क्या है? विभिन्नता के लिए हुए हैं, यानी जनसंख्या घनत्व क्या है? विभिन्नता लिए कहीं बहुत ज्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है तो कहीं क्या है? बहुत ज्यादा कम है। ओके, यानी जनसंख्या कई जगह बहुत ज्यादा विरल है, कई जगह बहुत ज्यादा घनत्व है। ओके, साथ ही जनसंख्या क्या, भारत में जनसंख्या का बहुत बड़ा आकार है और धार्मिक मान्यताओं से क्या है? प्रभावित होता है। जैसे जाति का अर्थ लिखिए। अब जाति का क्या अर्थ होता है? अब देखिए जाति तो सबको पता होती है जाति क्या होता है, लेकिन अगर पेपर में अगर आ जाएगा तो फिर लिखते नहीं बनेगा, इसलिए पढ़ के आपको एक बार रखना है। ओके, शाब्दिक रूप से जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से जाता से हुई है, जिसका अर्थ होता है जन्म। इसका तात्पर्य है कि जिस समूह का सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है वो क्या है? जाति कहलाती है। क्लियर है? तो अगर पेपर में आता है जाति के बारे में तो इस बार से आपको लिखना है। नातेदारी की श्रेणियां लिखिए। तो नातेदारी की श्रेणियां आपकी 3 श्रेणियों में बताई जाती हैं। नातेदारियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्योग्यता का क्या अर्थ होता है? निर्योग्यता का मतलब है आपका, अभी हमने धार्मिक निर्योग्यता देखा था, अब निर्योग्यता बस पूछा जा रहा है। प्राचीन समय में जाति प्रथा व्याप्त थी तथा समाज उच्च और निम्न जातियों में विभाजित था। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर बहुत सी पाबंदी लगी हुई थी, इन पाबंदियों को निर्योग्यता कहा जाता था। ओके, क्लियर है? देखिए निर्योग्यता बस पूछा जाए तो यानी उच्च जातियों द्वारा निम्न जाति पर पाबंदी लगाना, ओके, वो आपकी कहलाएगा निर्योग्यता। अगर आ जाता पेपर धार्मिक निर्योग्यता तो धर्म के क्षेत्र में, धर्म के मंदिर न जाने देना, ओके, या क्या धर्म जो पूजा पाठ ना करने देना, ग्रंथ न पढ़ने देना, तो ये सब आपका जो रहेगा वो आपकी धार्मिक निर्योग्यता कहलाएगा। ओके, जो कि हमने पहले क्वेश्चन देखा था। अब निर्योग्यता भी कई प्रकार की, सामाजिक निर्योग्यता, आर्थिक और धार्मिक निर्योग्यता। ओके, जैसे सामाजिक निर्योग्यता में सामाजिक कार्य न करने देना, ओके, इस प्रकार से, तो ये आपके होते हैं निर्योग्यता के बारे में। नेक्स्ट दहेज निरोधक अधिनियम क्या है? दहेज के कारण स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने दहेज अधिनियम 1960 के पास किया था। इसके द्वारा किसी भी रूप से दहेज लेने और देने में गैर जमानती अपराध को घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नगरीकरण के 2 प्रभाव आपको बताने हैं। 2 प्रभाव कौन कौन से? पहला आपका प्राथमिक संबंधों का ह्रास। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के आपस में प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। आपका द्वितीयक और औपचारिक संबंधों का बोलबाला होने से सामुदायिक भावना का ह्रास होने लगता है, अतः सहयोग व घनिष्ठता नहीं दिखाई देती है। दूसरा आपका नगरीकरण का प्रभाव की व्यक्तिवादिता। नगरीय क्षेत्रों में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण क्या व्यक्तिवाद पनपता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और नगरीकरण में अंतर। इंपॉर्टेंट रहने वाला, हाई चांसेस के आने के, पढ़ के आपको रखना है। औद्योगिकरण, नगरीकरण। औद्योगिकरण में क्या है? गांव एवं नगर या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, अतः इसके लिए आवश्यक नहीं है कि गांव छोड़ा ही जाए। औद्योगिकरण का मतलब ये नहीं कि हमें हो सकता है, औद्योगिकरण मतलब होता है कि कंपनियों को आना या फिर नई नई बिल्डिंगों खड़ी होना, ओके, अच्छी सड़कें बनना, तो ये आपका औद्योगिकरण के अंदर आता है। तो कि जरूरी नहीं कि शहरों में की जाए, गांव को भी अच्छा विकास किया जा सकता है, गांव में भी अच्छी सड़कें बनाई जा सकती हैं, फैक्ट्रियां स्थापित हो सकती है, तो गांव में भी क्या औद्योगिकरण हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं गांव छोड़ा जाए। लेकिन नगरीकरण में क्या होता है? नगरीकरण के लिए गांव को छोड़ना आवश्यक होता है, अर्थात गांव छोड़कर क्या लोग शहरों में बसने लगते हैं। अब औद्योगिकरण में इसके द्वारा क्या है? सड़कों, यातायात, संदेश वाहन, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, बिजली आदि, पानी आदि की क्या सुविधाएं विकास होता है। जबकि नगरीकरण में क्या है? नगरीकरण में गंदी बस्तियां, आवास समस्या, बेकारी, गरीबी, अपराध, असुरक्षा आदि संबंधी के विभिन्न समस्याएं क्या है? नगरीकरण से उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? जब किसी समाज या देश की संस्कृति में परिवर्तन होने लग जाए तो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। पश्चिमीकरण का भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन पड़ा हुआ है? ओके, तो पहले जाति का प्रभाव, दूसरा है आपका परिवार पर प्रभाव। जाति पर किस प्रकार से दिया हुआ है प्रभाव पड़ा है, परिवार में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है दिया हुआ है, तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य क्या है? राज्य वह समूह है जिसमें समाज में चल रही विभिन्न वैधानिक संस्थाओं और उनके नाम से जानी जाती है। उसका एक निश्चित भूभाग होता है, उसे शक्ति के शारीरिक पक्ष का प्रयोग करने का पूरा अधिकार भी होता है। ये आपके राज्य के बारे में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है समाजशास्त्र को अगर कोई इस प्रकार से इसमें बता रहा हूँ, कोई नहीं आपको बताने वाला है, क्योंकि क्या है कंटेंट तैयार करने काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है। कम स्टूडेंट लिए रहते हैं समाजशास्त्र सब्जेक्ट भी, ओके, इसलिए ओके, तो कम स्टूडेंट लिए रहते हैं, मेहनत देखिए उतनी करनी पड़ती है जितना मुझे क्या है अन्य सब्जेक्ट की मेहनत करनी है, उसी बार से समाजशास्त्र में मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं आपको आगे वीडियो लाऊंगा, 2 नंबर आगे के 2 नंबर वाले कुछ रह जाते हैं, फिर 3 नंबर 4 नंबर, बस तो इसकी अच्छी आपकी प्रैक्टिस करा दूँ, जिस बार से अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कराइए। तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर देना है, साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट हित समूह का क्या अर्थ होता है? हित समूह का वह संगठित असंगठित समूह होता है
जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान संघ, इनके उदाहरण हो जाते हैं। हित समूह का मतलब होता है कि एक संगठन होते हैं, जैसे आपने बजरंग दल भी देखा होगा। ओके, तो ये बजरंग दल होता है, साथ ही एबीपी होता है आपका। ये सब संगठन आपने सुने होंगे। इनका क्या होता है कि ये अपने हित को मनाने के लिए ये संगठित समूह, असंगठित दोनों प्रकार के समूह हो सकते हैं। तो सरकारी नीतियों को है ये प्रभावित करते हैं। आगे है भूमि सुधार का क्या अर्थ होता है। भूमि सुधार से तात्पर्य कृषि भूमि की एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें भूमि का न्यायपूर्ण वितरण, कृषि भूमि के संबंधित व्यवहारिक नीतियां बनाई जावे। जैसे भूमि सुधार के उद्देश्य आपको बताने, तो भूमि सुधार के देखिए उद्देश्य, पहला है कृषि उत्पादन वृद्धि करना, दूसरा है सामाजिक न्याय। कृषि उत्पादन का समझ सकते हैं कि भूमि अगर सुधार हो जाएगा तो भूमि सुधार से क्या है, मुख्य उद्देश्य ये कृषि उत्पादन को बढ़ाने से है, जैसे कृषि की निहित बाधा को क्या दूर करना है। सामाजिक न्याय, भारत जैसे समाजवादी देश में भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक न्याय है, अर्थात भूमि स्वामित्व का इसका प्रकार पुनर्गठन किया जाएगा, कृषि और आय और कृषि भूमि का क्या समान वितरण हो सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विनिवेश किसे कहते हैं। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों में लगी अपनी पूंजी को वापस लेने की प्रक्रिया को क्या विनिवेश कहते हैं। इसमें सरकार अपने हिस्से की निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने प्रयास कर देती है, यानी जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों क्या है, सरकार अपना पैसा लेने के लिए सरकारी कंपनी को क्या है, निजी कंपनी को बेच देती है, और मतलब एक बार से अपनी सरकारी कंपनी को निजी कंपनी को बेच रही है और क्या है, पैसा अपने पास रख लेती है। इस प्रकार से आपका विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विकासशील देश और विकसित देश में क्या आपको अंतर बताने हैं, इंपॉर्टेंट है। विकासशील देश और विकसित देश में क्या अंतर है। विकासशील देश का बड़ा एक भाग कृषि व खाद्यान्न जैसे प्राथमिक क्षेत्र, उत्पादन, निर्माण, व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवा में संलग्न रहता है। जबकि विकसित देश में क्या होता है, विकसित देशों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा में लोगों का होता है, उसमें के बाद उद्योगों के या तथा 10% कम लोग क्या कृषि में लगे होते हैं। लोग कार्यालय, दुकानों व कारखानों में काम करते हैं। विकासशील देशों में आज भी अधिकतम लोग क्या गांव में रहते हैं, जबकि विकसित देशों में अधिकतम जनता क्या है कस्बों व शहरों में रहती है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, मेन पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स को ले सकते हैं। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स में आपको क्या है, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले ओके ऑब्जेक्टिव ओके अलग से आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। जितना भी कंटेंट रहेगा सब पीडीएफ मटेरियल रहेगा। कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। सुना भी होगा आपने आउटसोर्सिंग। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी कार्य को सस्ती दर में विकासशील देशों को छोटी कंपनियों से करवाती है तो उसे आउटसोर्सिंग सर्विस कहते हैं। औद्योगिक समाज का क्या अर्थ है। तो औद्योगिक समाज एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लोगों की एक बड़ी संख्या अपनी आजीविका के लिए विभिन्न उद्योगों की संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषक और नव किसान आंदोलन के मध्य आपको अंतर बताने। कृषक और क्या नव किसान आंदोलन में क्या अंतर ये पूछा जा रहा है। कृषक आंदोलन में जो मुद्दे उठे वह जमींदारी का उन्मूलन, भू सुधार, किसानों का शोषण बंद करना, हदबंदी कानून इत्यादि तथा यह आंदोलन स्वतंत्रता से पहले भी चले थे, परंतु नव किसान आंदोलन में स्वतंत्रता की बात चले हैं। लेकिन कृषक वाले जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ये स्वतंत्रता के पहले भी चले थे, लेकिन जो नव किसान आंदोलन है ये स्वतंत्रता की बाद वाले आंदोलन की बात हो रही है। जिनका मुख्य उद्देश्य था अपने उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त करना, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म न होने देना, किसानों को खुशहाली और उनके कर्जी माफ करना। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है समाज कल्याण के आपको 2 उद्देश्य बताने हैं। पहला है समाज के सदस्यों को हितों की पूर्ति के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार होती रहे। दूसरा है ऐसे सामाजिक संबंध स्थापित किए जाएं जिससे लोगों अपनी शक्ति के पूरी तरीके से विकास कर सकें। तो ये आपके समाज कल्याण के उद्देश्य क्लियर है। इस बार से हमने टॉप 40 क्वेश्चन देखे, कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम क्या सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों लाइए चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।